हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ फ्रेश स्टार्ट। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन की गई थी, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और प्री के पर्सपेक्टिव से जीएसटी काउंसिल को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के जीएसटी काउंसिल पे क्वेश्चन पेंडिंग है, 2025 प्री में दिखाई देगा, तो अच्छे से ये आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ मैरिज पेनाल्टी। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें केस स्टडी दी गई है, वो केस स्टडी आपके एसए के लिए और मेंस के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। रिसेंटली फॉक्सकॉन में पाया गया कि वहाँ पर जो मैरिड वुमेन है उन्हें हायर नहीं किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आई है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है ना। इसे आप एसए में भी यूज़ कर सकते हो और आप इसे मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड ढेर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे आपके मेंस में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल रहेगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक दी होगी नीचे, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ फ्रेश स्टार्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जीएसटी काउंसिल की जो रीसेंट मीटिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। जीएसटी के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, मेंस में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएसटी के ऊपर, लेकिन अभी तक आपको जीएसटी काउंसिल पर क्वेश्चन नहीं आया है। और 2025 प्रीलिम्स में जीएसटी काउंसिल आपको दिखाई दे सकता है। जीएसटी काउंसिल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मेन थीम है आर्टिकल की, जीएसटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुआ है, कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, उसे डिस्कस किया जाएगा। ये बेसिकली हमारी पूरी ओवरऑल थीम होगी। तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल पढ़ लेते हैं, फिर आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। ठीक, जीएसटी काउंसिल क्या है? इट वॉज सेटअप बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जीएसटी काउंसिल अगर उसमें है तो आपको जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सही मार्क करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल से इस्टेब्लिश की गई है? 279A। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इसकी चेयरपर्सन होती हैं। और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम सेंटर। ये वाइस चेयरपर्सन होते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ मेंट टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से संबंधित सारे रिकमेंडेशन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन देता है? जीएसटी काउंसिल देती है। इसके अलावा इट डिसाइडेड ऑन टैक्स स्लैब और एग्जम्प्टेड आइटम्स। ठीक, तो जो आइटम्स को एग्जम्पशन किया जाना है, कौन से आइटम्स में कितना टैक्स लगेगा, कौन से स्लैब में होगा, 5% वाले स्लैब में होगा, 12% वाले में होगा, 18% वाले में होगा, ये सारी चीज़ें आपकी जो है काय में डिसाइड होती है? जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होती है। ये सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, टैक्स नहीं लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स होता है वो कौन लगा सकता है? केवल पार्लियामेंट ही टैक्स लगा सकती है। सरकार क्या करती है? लॉ पास करती है, और लॉ पास करने के बाद ये टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक, तो फाइनेंस बिल आता है, उसी के थ्रू टैक्स लगते हैं। जीएसटी काउंसिल टैक्स नहीं लगाती है। मेक श्योर कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं और ऐसा हो जाए कि जीएसटी काउंसिल ने ऐसे लिख के स्टेटमेंट आ गया कि जीएसटी काउंसिल लिवी द फॉलोइंग टैक्स, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्सेस इन इंडिया, है ना। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और एज अ फाइनेंस बिल जो है इसको पास करना होता है, बजट में ये सारी चीज़ें की जाती है। जीएसटी काउंसिल सिर्फ एक रिकमेंडेशन वाली
बॉडी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं कोरम के लिए। कोरम मीट करने के लिए है ना, एक मीटिंग कंडक्ट करनी जीएसटी काउंसिल की, तो कोरम कितना है? 50% कोरम है। इसका मतलब टोटल अगर 100 मेंबर हैं तो 50 मेंबर जब तक के नहीं आएंगे तब तक के कोरम कंप्लीट नहीं होगा और तब तक के मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। इन केस 49 मेंबर्स आएंगे तो आपकी वो मीटिंग उस समय कैंसिल हो जाएगी और फिर दोबारा से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के कोरम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? जनरली डिसीजन कंसेंसस के साथ होता है, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं बन पाया तो क्या होगा? 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। इसका मतलब 75% वोट पड़ने चाहिए किसी भी इशू में, है ना। पॉजिटिव वोट 75% पड़ेगा तभी जो है वो जो इशू है उसमें डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। अदरवाइज जो है ना, वो जो भी पॉजिटिव डिसीजन लेना था वो नहीं हो पाएगा अगर 75% मेजॉरिटी नहीं आती है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें जो वेटेज है ना जीएसटी काउंसिल में, उसमें वोट का वेटेज है। केंद्र सरकार का वेटेज कितना है? 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज कितना है? 2/3। तो ना ही स्टेट गवर्नमेंट अकेले कोई भी इशू पास करा सकती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट की ज़रूरत होगी और स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 75% वोट चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। पिछले 9 महीने में पहली बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन की गई है लास्ट वीक। 9 महीने क्यों लगा है? क्योंकि 9 महीने से यार इलेक्शन ही हो रहे हैं देश में। पहले 5 राज्यों में इलेक्शन हुए नवंबर दिसंबर में। 5 राज्यों में कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में इलेक्शन हुए। उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन की तैयारी चालू हो गई, कैंपेनिंग शुरू हो गई, तो जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। अभी रिसेंटली जून में लोकसभा जो है 18वीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। इस बार जो है चेंज क्या हुआ है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीएसटी काउंसिल की जो ये मीटिंग है उसमें रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये जो चेंजेस हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, है ना, जो लास्ट मीटिंग में आए होंगे वो कांग्रेस के होंगे, लेकिन इस मीटिंग में चूंकि बीजेपी की सरकार बन गई है तो फाइनेंस मिनिस्टर किसके होंगे? बीजेपी के होंगे। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें 11 न्यू स्टेट मिनिस्टर्स थे, लेकिन जो एजेंडा था वो सेम था, रैशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। जो एजेंडा था वो ये था कि भाई प्रोसीजरल चेंजेस करेंगे, जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं उसको किए जाएंगे ताकि जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसे और बेहतर बनाया जा सके। हालांकि बहुत सारे एजेंडा थे, इसलिए जीएसटी काउंसिल में, है ना, बहुत सारे एजेंडा डिस्कशन तो हुआ, बहुत सारे एजेंडा का डिस्कशन अभी नहीं हो पाया है और अगली मीटिंग जो है अगस्त में रखी गई है बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कंसेंसस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बन गया है, जो कि किससे रिलेटेड है? विच आर रिलेटेड टू lot of taxpayers, reducing litigation and even providing tax relief on some items। ठीक, जैसे कि to help students hostel accommodation costing up to 20,000 a month has been exempted from GST altogether। ठीक, तो कौन से इशू में कंसेंसस बना कि अगर आपको हॉस्टल में आप रह रहे हो और 20,000 तक आप हॉस्टल का चार्ज दे रहे हो 1 महीने का, तो आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी में एग्जम्पशन दे दिया है हॉस्टल का, अकोमोडेशन का, इस वाली मीटिंग में। इसके अलावा रेलवे सर्विसेज जो कि पैसेंजर अवेल करते हैं उसमें भी कंप्लीट एग्जम्पशन है। इसके अलावा और क्या डिसीजन लिया गया है? अ यूनिफॉर्म 12% टैक्स रेट has been approved for packing cartons, milk cans and solar cooker, doing away with confusing classification differences based on material और technology। पहले क्या होता था कि सोलर कुकर में अलग अलग मटेरियल से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग टैक्स लग रहे थे, किसी में 18% था, किसी में 28 था, किसी में 12 था। तो ये सारे कन्फ्यूजन को हटा करके सब में 12% टैक्स लगा दिया गया है। तो मिल्क कैन है, आपके सोलर कुकर्स हैं,
पैकिंग कार्टून्स हैं, इन सब में 12% जीएसटी लगा दी गई है। तो ये सारी चीज़ों में कंसेंसस बना है, ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। इसके अलावा और भी डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि काउंसिल ऑल्सो ऑप्टेड टू वेव इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन टैक्स ड्यूज फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ जीएसटी प्रोवाइडेड दे आर पेड बाय मार्च 2025। ठीक, जो शुरुआत के 3 साल थे उसमें बहुत कन्फ्यूज़न था जीएसटी के स्ट्रक्चर में, किसी को पता ही नहीं था कि उसे टैक्स कैसे भरना है, वो जीएसटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थ्रेशोल्ड में अंदर आ रहा है या थ्रेशोल्ड के बाहर है, बड़े सारे कन्फ्यूजन थे। तो ऐसे लोग जो शुरू के 3 साल में जीएसटी नहीं भर पाए, वो उनको अभी उन पे जीएसटी निकाला गया है और उन पे इंटरेस्ट भी निकाला गया है, फाइन भी निकाला गया है। तो सरकार ने क्या कहा कि अगर आप 2025 तक के अपना जो भी जीएसटी आपके ऊपर था वो जमा कर देते हैं तो हम आपका जो फाइन होगा और जो इंटरेस्ट होगा वो सब हम पेनाल्टी वगैरह सब कुछ क्या कर देंगे, वेव ऑफ कर देंगे, आपसे नहीं लिया जाएगा। ये डिसीजन भी इसी वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिया गया है। मोर ओवर इट ऑल्सो लोवर्ड द स्टिपुलेटेड प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील्स इंक्लूडिंग दोज दैट विल बी फाइल्ड विद द अपकमिंग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको लिटिगेशन लगानी, तो ट्रिब्यूनल्स बना के रखें, हम जानते हैं जीएसटी के लिए, है ना। आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये टैक्स हमारे ऊपर गलत लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप उसके लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटेस्ट करने के लिए कुछ प्री डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस जीएसटी काउंसिल में जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है ना, जो आपको जमा करना पड़ता है पहले केस फाइल करते समय, उस अमाउंट को कम कर दिया गया है इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। चीज़ें क्लियर है? बियॉन्ड सम निटिग्रिटीज, ये सब छोटे मोटे इश्यूज थे। इसके अलावा 2 मेजर रिफॉर्म और 2 मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। क्या है? पहला, द काउंसिल ऑल्सो साइंड ऑफ ऑन एंडिंग द एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज दैट रिक्वायर्ड फर्म टू पास ऑन एनी टैक्स कट टू कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसटी काउंसिल जब बनाया गया था तो उसमें एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज डाला गया था। इसके अंदर एक जीएसटी जो काउंसिल कमिश्नर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब भी सरकार क्या करेगी, टैक्स कम करेगी, जीएसटी कम करेगी, तो सारी इंडस्ट्री को जो जीएसटी है उस पर्टिकुलर आइटम में जिस पे सरकार ने कम किया उसमें उनको भी जीएसटी कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज है उसके अंदर क्या था कि ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाएं जीएसटी ज़्यादा लगा करके, इसलिए सरकार जो है एक ऑफिसर रखेगी जो ये चेक करेगा कि सरकार ने अगर जीएसटी कम किया है तो इंडस्ट्री ने अपने प्रोडक्ट्स में भी जीएसटी कम किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज में दिक्कत क्या है, इंडस्ट्री के साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर पूरे समय जो आपका ऑफिसर्स होंगे सरकारी, वो यही देखते रहेंगे कि कहीं आप जो है सरकार 5% जीएसटी लगा रही है, आप 12% तो नहीं दे, और ऐसे में हरासमेंट होने का बहुत चांस है इंडस्ट्री का। बार बार जाके इंस्पेक्शन होगा, हरासमेंट होगा और फिर है ना पैसे लेना देना, करप्शन एंड ऑल, ये जो लाइसेंस राज है एक तरीके से वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसलिए इंडस्ट्री ने बहुत इसके अगेंस्ट में बोला था, इसलिए जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया है ताकि जो है इंडस्ट्री को परेशानी ना हो। इसके अलावा जो सेकेंड मेजर डिसीजन था वो क्या था, मैंडेटिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अ फेस्ड मैनर अक्रॉस इंडिया। इसमें क्या कह रहे हैं कि सब लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो जीएसटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें अपना आधार आपको क्या करना है, सीड करना है, आपको बायोमेट्रिक सीड करनी है, ताकि जो फ्रॉड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो घोस्टिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पहला वाला रिफॉर्म है वो इंडस्ट्री के लिए किया गया है, और दूसरा रिफॉर्म भी बेसिकली इंडस्ट्री के लिए किया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए किया गया है, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि बहुत कम्बरसम है, जो कि बहुत जटिल थी, वो और बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा जो फेक इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, जो फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि हमने इसे आधार से सीड कर दिया है। तो ओवरऑल जो मीटिंग थी उसका मेन जो पर्पस था वो क्या था, ये आपका जीएसटी है उसको सिंप्लीफाई करना और उसको और बेहतर बनाना, ताकि उसका कंप्लायंसेस बढ़ सके। जितना आसान होंगे रूल्स रेगुलेशन, उतना ही लोग जो है टैक्स भरना चाहेंगे। इसके अलावा जो 2021 का एजेंडा था,
जो कि जीएसटी में 5 स्लैब हैं, जिसके अगेंस्ट में बहुत बार जो है आर्टिकल्स भी आए हैं कि 5 स्लैब रखने का क्या ही मतलब है। जीएसटी का मतलब है 1 नेशन 1 टैक्स, सब में एक ही टैक्स लगाओ। तो 5 स्लैब की जगह कम से कम 3 स्लैब और फिर 2 और फिर 1, धीरे धीरे सरकार को ये करना चाहिए, सभी में से एक सिंगल टैक्स होना चाहिए। तो यही जीएसटी का पर्पस है, 1 नेशन 1 टैक्स। एक नहीं तो कम से कम 3 से ज़्यादा आपके स्लैब नहीं होने चाहिए। ठीक, तो 3 स्लैब की तरफ जो है सरकार मूव करना चाहती है। पिछले बार मीटिंग 2021 में एजेंडा आया था, लेकिन उसके बाद ये एजेंडा बैक बर्नर में चला गया। लेकिन अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें इसका भी डिस्कशन किया गया। और रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट, ये आइटम अभी भी क्या है, एक्सक्लूडेड हैं जीएसटी से, इसे भी इंक्लूड करने की बहुत आवश्यकता है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी से रिलेटेड संबंधित आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा समझ आ गया। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है द मैरिज पेनाल्टी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे, ये टर्म क्या होता है, इसके अलावा इसका कुछ डेटा दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आर्टिकल में आया है तो ये चीज़ें प्री के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस की जाएगी। ओवरऑल अगर आप थीम की बात करो तो क्या है ना, ब्रॉडर लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट थीम है, तो ऐसे में भी यूज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर हम देखें थीम, एग्जैक्ट थीम क्या है, तो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द मैरिटल स्टेटस इन हायरिंग प्रोसेस, ये आपकी मेन थीम है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। रिसेंटली अ रॉयटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एप्पल आईफोन मेकर फॉक्सकॉन असेंबली हेडक्वार्टर इन तमिलनाडु हैज़ थ्रोन अप एनोमलीज इन द हायरिंग प्रोसेस। ठीक, रॉयटर्स जिन्होंने जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में लगे रहते हैं, उन्होंने रिसेंटली आईफोन मेकर कंपनी फॉक्सकॉन में इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ये पता चला कि इनकी जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ एनोमलीज है। ठीक, कहाँ पर किया गया, जो फॉक्सकॉन का प्लांट है कहाँ पर है, तमिलनाडु में, उसमें ये इन्वेस्टिगेशन किया गया था। इसमें क्या पता चला कि जो मैरिड वुमेन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, इनको हायर नहीं किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी, फैमिली कमिटमेंट, greater number of leaves, or as one former HR executive put it, because of cultural issues including not limited to wearing jewelry that interfere with the production process। तो यहाँ पर जो फॉक्सकॉन का प्लांट है तमिलनाडु में, उनमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें ये पाया गया कि जो महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा हैं उनको हायर नहीं किया जा रहा है। उसके रीज़न है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो 9 महीने तक काम नहीं कर सकती, और सरकार ने मैटरनिटी जो लीव्स है उसके लिए एक्ट लेकर आए हैं, जिसमें 26 हफ्तों तक छुट्टी देनी पड़ेगी और पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी ये पैसे महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रखा ही नहीं जा रहा है, उन्हें वेलकम ही नहीं किया जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, लीव्स बहुत ज़्यादा लेती हैं क्योंकि उनके फैमिली कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है। थर्ड रीज़न क्या है, कल्चरल इशूज़ हैं। कल्चरल इशू मतलब कि वो ज्वेलरी पहन के आ जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। और भी कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके कारण जो मैरिड वुमेन है उनको जॉब में नहीं रखा जा रहा है इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा, है ना। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, MSME, वो तो छोड़ ही दो, वो तो कभी नहीं रखेगा। तो ऐसे में जो जेंडर पैरिटी है, जो लेबर फोर्स है उसमें जेंडर पैरिटी है, वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगी जब बड़ी बड़ी कंपनियां ही इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेगी हायरिंग प्रोसेस में, किसकी, मैरिड वुमेन की। जो फॉक्सकॉन है यार, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले भी जो है इनका जो चाइना का प्लांट था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो वर्किंग कंडीशन थी ख़राब थी, कुछ लेबर्स ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जो है ये स्क्रूटिनी में आए थे, न्यूज़ में आए थे, और इनके ऊपर जो है ना, इनकी वर्किंग कंडीशन पे काफ़ी सवाल उठे थे। अब जब ये वाला जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इंडिया में, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने भी एक रिपोर्ट मांगी है तमिलनाडु के डिपार्टमेंट से, बोला है कि जाओ इनका पता करो, इनसे रिपोर्ट दो। तो इनफॉर्मल वे में ये रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट दी गई किसके द्वारा, फॉक्सकॉन के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी हायरिंग होती है उसमें 25%
कौन है, मैरिड वुमेन है ना। ऑलरेडी 25% मैरिड वुमेन है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और लगभग 45,000 यहाँ एम्प्लॉई हैं, उसमें 70% एम्प्लॉई वुमेन एम्प्लॉई है, तो आप इन पे आरोप लगा ही नहीं सकते। ऑन पेपर देखें तो ये जो नंबर है ये यार बहुत ही इंप्रेसिव साउंड हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं फॉक्सकॉन के बाकी प्लांट से कंपेयर करूं जो इंडिया में नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ख़राब है। वो तो हमारे यहाँ हालत इतनी ख़राब है कि ये नंबर भी हमें इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हैं। इंडिया में जेंडर पैरिटी का इशू है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का इशू है, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ही नहीं। 2019 में केवल 23% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, पिछले 4 सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। और उसका मेन रीज़न क्या है, एग्रीकल्चर में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉय हो रही है और पुरुष शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं जॉब के लिए, इसलिए ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ करके 35 से 36% के अराउंड हो गया है। पुरुषों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 76 to 78% है ना, मोर देन ट्वाइस है। ये जो गैप है इसको हमें कम करना है। अब महिलाएं लेबर फोर्स में आना भी चाहें, लेकिन अगर उनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, स्पेशली जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो तो वापस घर बैठ जाएंगी। ऐसे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही नहीं पाएगा, और इसके कारण जो है जो जेंडर गैप है वो भी कम नहीं हो पाएगा। ऐसे में तो आधी परसेंट 50% पॉपुलेशन काम नहीं करेगी तो जीडीपी को कितना नुकसान होगा। तो ये तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है ना। और जो छोटी मोटी कंपनी है वो तो फिर ऐसे में वुमेन्स को रखेंगी ही नहीं, उन्हें हायर ही नहीं करेगी। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पूछा गया कि भाई आपके यहाँ चाइल्ड केयर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो बोले नहीं हम लोग तो नहीं कर रहे। इनसे पूछा गया आपके यहाँ क्रैच फैसिलिटी है, तो बोले नहीं हमारे यहाँ क्रैच फैसिलिटी भी नहीं है, जहाँ पर बच्चों का है ना बच्चों को रखा जाता है। अगर मैरिड वुमेन है तो वो अपने बच्चों को क्रैच फैसिलिटी में रख सकती है और बार बार वहाँ की फीडिंग करा सकती है। ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, जबकि इंडिया में एक्ट में मैंडेट किया गया कि क्रैच फैसिलिटी होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा महिलाएं आपके यहाँ काम कर रही हैं, इनके यहाँ तो इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो जो जिनका इन्वेस्टिगेशन किया ना, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ मैरिड वुमेन वेलकम ही नहीं है। ये उसके स्टेटमेंट थे, क्या थे, मैरिड वुमेन आर अनवेलकम इन दिस कंपनी, ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें है ना, इतना सारा कॉस्ट बढ़ती है ना, आपको क्रैच फैसिलिटी लानी पड़ती है, लोगों को 26 हफ्ते की छुट्टी देनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको पे करना पड़ता है। ये सारी कॉस्ट बढ़ने के कारण जो महिलाएं हैं उनका हायरिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और इन्हीं सारे रीजंस के कारण क्या बोलते हैं कि महिलाओं को हम बराबर पैसा क्यों नहीं देते, उन्हें जॉब क्यों नहीं देते, क्योंकि एक तो छुट्टियाँ बहुत लेती हैं, फैमिली कमिटमेंट है, उनको उनकी प्रेगनेंसी इश्यूज़ हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है तो छुट्टी लेना पड़ता है और उनको पे भी करना पड़ता है। ये सारे बहाने बना करके महिलाओं को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाती, और उसके साथ साथ उनको जो पे मिलता है वो भी रिलेटिवली पुरुषों से कम मिलता है। ये सब बहानों का इस्तेमाल कर करके। चीज़ें क्लियर है क्या? अब इसमें सरकार की गलती है, इंडस्ट्री की गलती है? बिल्कुल, सरकार की भी गलती है, इंडस्ट्री की भी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी किसकी है? इंडिविजुअल और फैमिली की। यहाँ से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ अगर फैमिली में भी देखा जाए तो मम्मी से सब एक्सपेक्ट किया जाता है, सुबह से खाना बनाने से लेकर रात तक के सारे काम मम्मी कर रही है, बाहर के काम भी मम्मी कर रही है। अगर मम्मी जॉब भी कर रही हैं तो वो जॉब करने के बाद उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर आके वो कुकिंग भी करेंगी और फिर क्लीनिंग भी करेगी। तो महिलाओं को मल्टीपर्पज़ देखा जाता है, माना जाता है कि वो मल्टीपर्पज़ काम कर सकती है, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट दिया जाता है क्या? कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। महिलाएं जो हैं सपोर्ट के बिना काम कर रही हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिसेंटली एक रिपोर्ट के बारे में बात करें, द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट, अगर हमने जेंडर जो डिस्पैरिटी है उसे क्या नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, तो मैक्सिमम टाइम जो महिलाएं हैं वो अपने हाउस होल्ड के काम में वेस्ट कर देगी और इससे जीडीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ये घर का काम नहीं कर रही होती तो कहीं प्रोडक्शन में हाथ बढ़ा रही होती, प्रोडक्शन कर रही होती, कंपनी खोल रही होती और अपना स्टार्टअप चला रही होती। ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, इसलिए जीडीपी को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट रूल्स विच पेनलाइजेस वर्किंग वुमेन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कौन से केस में ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी? यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन केस में, ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर ऐसे कोई भी रूल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज,
तो फिर ये रूल्स क्या होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और इसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द वुमेन हैज़ गॉट मैरिड इज़ अ कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। आप किसी का भी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि उसने शादी कर ली है। ये एक बहुत खतरनाक केस है, किसका, डिस्क्रिमिनेशन का और जेंडर इनइक्वालिटी का। एक्सेप्टेंस ऑफ सच पैट्रियार्कल रूल अंडरमाइंस ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट किसके थे, सुप्रीम कोर्ट के। इन सबको लिख लो एक जगह पर, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वर्क प्लेस हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, ये आपको पूरी की पूरी रूलिंग छापनी है और इसी तरह के वर्ड इस्तेमाल करना है। क्या वर्ड्स इस्तेमाल करना है कि इस तरह के रूल जो कि पैट्रियार्कल हैं, अगर इसे एक्सेप्ट किया गया तो ये ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन करेगा, अंडरमाइन करेगा, और जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट है, सभी का इक्वलिटी का राइट है, उसके अगेंस्ट होगा और फेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट होगा। तो ये पूरी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर भी लिख लो, बहुत सारे क्वेश्चन में इसे छाप सकते हो। ठीक, जो ये केस था उसमें जो महिला थी वो फॉर्मर ऑफिसर थी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। तो आप ये समझ सकते हो कि है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हर पोस्ट में है, नीचे से लेके ऊपर तक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कितना ज़्यादा होगा अगर वेल ऑफ लोगों को ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कंक्लूजन किया गया है, एक बार कंक्लूजन रीड कर लेंगे। बस इसमें इतना ही लिखा गया है कि महिलाओं का जनरली माना गया है कि वो मल्टीपर्पज़ काम कर सकती है और महिलाओं को उनकी जो लिमिट्स हैं उसे एक्सटेंड भी किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। सपोर्ट सिस्टम की उन्हें आवश्यकता है। महिलाएं बाहर भी काम कर लेंगी, घर पे भी कर लेंगी, लेकिन आप सपोर्ट तो दीजिए, है ना, सोशल सिक्योरिटी तो दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन तो ख़त्म करिए। तो सपोर्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है ना। उतना अच्छा कंक्लूजन नहीं है, पर बेसिकली ये आपका क्या था, पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया। ये वाला जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसको लिख सकते हो आप, है ना, और ये केस स्टडी भी आप लिख सकते हो कहीं पर भी एग्जाम्पल में, ऐसे में यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, और इनफैक्ट आप जो है अपने मेंस के आंसर में एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो। चीज़ें क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा।